हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 25 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज हमें बेसिकली नेशनल, स्टेट एंड इंटरनेशनल इवेंट्स पर ही डिस्कशन करना है। मतलब ना ही कोई अवार्ड है, ना ही कोई पर्सन है न्यूज में, केवल स्टेट न्यूज है, आज नेशनल न्यूज है और इंटरनेशनल इवेंट्स है। एंड वीडियो के एंड में हमेशा की तरह बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ओके है जी, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले कल ना एक इम्पॉर्टेंट डे था जो मेरे से मिस हो गया था। पहले हम उसको देख लेते हैं कि 24 जुलाई को हमने कौन सा इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर हमने सेलिब्रेट किया था आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे या आयकर दिवस हमने 24 जुलाई को सेलिब्रेट किया। और इस साल ये 165वें नंबर का 165th नंबर का इनकम टैक्स डे हमने सेलिब्रेट किया है 24 जुलाई को। क्यों भाई, 24 जुलाई को ऐसा क्या हो गया था? तो 24 जुलाई को 1860 में सर जेम्स विल्सन, याद कीजिए जब बजट का वीडियो मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने इनके ऊपर डिस्कशन किया था कि सर जेम्स विल्सन, इन्होंने पहला हमारा बजट पेश किया था जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, मतलब हम आज़ाद नहीं हुए थे, उस समय की ये बात है। और इन्होंने ही पहली बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और जब इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किए हुए 150 साल हो गए थे, मतलब 2010 में पहली बार हमने इनकम टैक्स डे या आयकर दिवस को सेलिब्रेट किया था। और ये आपका 165th नंबर का एडिशन है, ठीक है। अगर हम इनकम टैक्स की कहानी को थोड़ा सा और समझते हैं तो यहाँ पर जो रियल स्ट्रक्चरिंग इनकम टैक्स की हुई थी कब? 1922 में एक एक्ट पास किया गया था और उसके बाद फर्दर हमने 1924 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट पास किया और पूरा एक स्टैट्यूटरी बॉडी का फॉर्मेशन किया जो कि टैक्स को रेगुलेट कर सके। तो यहाँ पर जेम्स विल्सन ने पहली बार 1860 में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए 24 जुलाई को हम नेशनल इनकम टैक्स डे या आयकर दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पीआईबी का डेटा है और पीआईबी ने अप्रैल 21, 2024 तक का डेटा दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि हमारा ग्रॉस पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन 2023-24, 23-24 में कितना रहा है? तो 12 लाख करोड़ रुपीस ग्रॉस पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन इंडिया में रहा है। ये पीआईबी का डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको भी याद रख लेना, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम नेशनल इंटरनेशनल इवेंट। जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे जुलाई मंथ का वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश हो गया है, जिसे हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि हेनले एंड पार्टनर्स इसको रिलीज करता है। So Henley and Partners has released the list of world most powerful passport in 2024, ठीक है। ये जुलाई मंथ की रैंकिंग यहाँ पे पब्लिश हुई है और सिंगापुर यहाँ पे टॉप पोजीशन पे है। सिंगापुर पासपोर्ट होल्डर को 195 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है, तो सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है और ये 195 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस कर सकता है। सेकेंड पोजीशन पे 5 कंट्रीज हैं, सेकेंड पोजीशन पे 5 नेशंस हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड स्पेन, और इनको 192 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। नाउ बात करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो इंडिया की पोजीशन 82 नंबर पर है। इंडिया किस पोजीशन पे है? 82 पोजीशन पे है और इंडिया के पासपोर्ट होल्डर 58 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें वीजा फ्री एक्सेस है 58 कंट्रीज में। अच्छा, 82 पोजीशन पे आपको 3 कंट्री देखने को मिलेंगी इंडिया के साथ साथ सेनेगल एंड तजाकिस्तान की पोजीशन भी 82 है। अगर हम बात करते हैं अपने नेबर के बारे में, चाइना, तो चाइना की पोजीशन 59 नंबर पे है और इसको 85 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। ना बात करते हैं बॉटम नेशन, तो बॉटम पे है अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान यहाँ पे देखा जाए तो ये बॉटम पे है और इसको वीजा फ्री एक्सेस केवल और केवल 26 कंट्रीज में है। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है जुलाई का ग्लोबल रैंकिंग, इसमें 199 पासपोर्ट्स एंड 227 ट्रेवल डेस्टिनेशन को इंक्लूड किया गया है। 199 पासपोर्ट एंड 227 ट्रेवल डेस्टिनेशन को इंक्लूड किया गया है। हमको याद रखना है सिंगापुर की पोजीशन, इंडिया की पोजीशन, इंडिया के साथ कौन इस पोजीशन को शेयर कर रहा है और लास्ट पोजीशन।
इतने में आपका काम हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसको हम FAO के नाम से जानते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम में। रोम इटली में आपको FAO का हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है। तो रिसेंटली इन्होंने कुछ डेटा रिवील किया है। क्या डेटा बताया इन्होंने? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया हैज गेन 2,66,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया एनुअली। यहाँ पर 2010 से 2020 तक 2010 से 2020 तक इंडिया ने एनुअली 2,66,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया ग्रो किया है, गेन किया है। और वर्ल्ड में इंडिया 3rd नंबर पे आता है इन द फॉरेस्ट एरिया गेन, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया गेन कैटेगरी में इंडिया 3rd पोजीशन पे है आफ्टर चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। So according to the FAO, this makes India the 3rd country in the world in the terms of forest area growth. चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपको लीडर देखने को मिलेंगे जिसमें फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा गेन हुआ है, और इंडिया यहाँ पर आपको 3rd पोजीशन पे देखने को मिलेगा। और एनुअली हमारा कितना फॉरेस्ट गेन हुआ है, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है 2,66,000 हेक्टेयर। डन। चलिए अब इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना 1st पे है, 2nd ऑस्ट्रेलिया और 3rd नंबर पे इंडिया है, और टॉप 10 कंट्रीज आपको दिख रही हैं। और क्या बताया FAO ने? तो FAO ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है मैंग्रोव्स के बारे में, ठीक है। जो आपके मैंग्रोव्स होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। क्या कहा है कि ग्रॉस ग्लोबल मैंग्रोव्स लॉस डिक्रीज बाय 23% ड्यूरिंग द पीरियड 2000 to 2010 एंड 2010 to 2020। यहाँ पर जो मैंग्रोव लॉस है वो डिक्रीज हुआ है 23%, ये बात भी यहाँ पे कही गई है, ठीक है। FAO का फॉर्मेशन 1945 में हुआ था, 1945 में 194 मेंबर कंट्री है विद द यूरोपियन यूनियन, हेडक्वार्टर रोम में है। चलिए अब यहाँ पर वापस से गवर्नमेंट स्कीम न्यूज में है। देखिएगा मैंने एक वीडियो बनाया है जो आज आपको मिलेगा 4 PM पर, ठीक है। 4 PM पे एक वीडियो मिलेगा जो कि आपका 7 स्टार वीडियो, और यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रिंट मिलेगा 100%, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इसमें मैंने डिस्कस किया है आपको 6 मंथ की गवर्नमेंट स्कीम। ओके, जनवरी से लेकर जून तक जो भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुई है, या जो गवर्नमेंट स्कीम किसी भी वजह से न्यूज में थी, उनमें फंड अलॉट किया गया है, उनको एक्सटेंड किया गया है, जो भी रीजन रहा हो, वो सारी कहानियां मैंने यहाँ पे कवर की हुई हैं। तो काफी सारी स्कीम है, जैसे कि मुद्रा योजना है, यहाँ पे आपकी जो PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इसको भी कवर किया गया है, PM किसान योजना, PM कुसुम योजना, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 4 PM पर। ओके है जी, तो इसको आप देख लेना, ठीक। और PDF एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुकी है, और मैगजीन के साथ भी अपलोड थोड़ी देर में हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, सिंपली सर्च कर लेना पूजा जैन क्लासेस, तो आप यहाँ से प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके इजीली ये जो गवर्नमेंट स्कीम वाली PDF है इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा आने वाले एग्जाम में। ओके, सिमिलर ये जो आज की क्लास का करंट अफेयर्स का PDF है, ये भी आपको जो आपकी फ्री नोट्स वाला सेक्शन है ना एप्लीकेशन में, तो फ्री नोट्स वाले सेक्शन में आपको डेली करंट अफेयर्स एंड वीकली करंट अफेयर्स की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डन इतनी चीजें। बाकी बजट और इकोनॉमी सर्वे, ये सब मैंने जो आपका एक फोल्डर दिखता है जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो मैगजीन, तो वहां पर मैंने बजट भी डाल दिया था कल ही, और इकोनॉमिक सर्वे को भी अपलोड कर दिया था। आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे अब यहाँ पे ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग टू बी सोलराइज्ड बाय 2025 अंडर द PM सूर्यघर योजना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री की योजना है PM सूर्यघर योजना स्कीम, इसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, उन सभी बिल्डिंग्स को सोलराइज किया जाएगा। मतलब उसमें सोलर पैनल रूफटॉप हम इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ पे जो रूफटॉप सोलर पैनल्स हैं वो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, और उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम बिल्डिंग में करेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ओन जो भी बिल्डिंग्स है उनको 100% सोलराइज कर दिया जाएगा बाय द 2025, ऐसा इसमें कहा गया है, दिसंबर 2025 तक, ठीक है। जिसके लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, NHPC रिन्यूएबल एनर्जी ने
यहाँ पे हाथ मिलाए हैं, एमओयू साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया, और ये लोग इंस्टॉल करेंगे रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को। क्लियर है। अगर हम थोड़ी सी बातें करें अबाउट द स्कीम, तो आप देखेंगे 13 फरवरी, ठीक है, 13 फेब 2024, मतलब रिसेंटली ही इस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका नाम है पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना। इसके अंदर 1 करोड़ घरों के ऊपर 1 करोड़ हाउस होल्ड में हम रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, सोलर पैनल को इंस्टॉल करेंगे और 300 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट एनुअली मंथली आपको बिजली प्रोवाइड की जाएगी। एवरी मंथ 300 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसका टोटल बजट 75,000 करोड़ रुपीस है। इसके अलावा जो भी पर्सन अपने घरों पे रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो उनको सब्सिडी भी दी जाएगी। तो सब्सिडी के प्रोविजन ये है कि अगर आप यहाँ पर जैसे कि 2 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी कॉस्टिंग है उसका 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पे बोला है 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000, 3 किलोवाट सिस्टम या उससे ज्यादा है तो 78,000 यहाँ पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा कोई अगर लोन लेना चाहता है तो कोलेट्रल फ्री लोन भी दिया जाएगा 7% इंटरेस्ट रेट पे। इसके अलावा आपके जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं या म्युनिसिपैलिटीज हैं और आपकी पंचायतें हैं, अगर वो प्रमोट करती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं लोगों को कि आप रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करो, तो इनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा अंडर द पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना। इस तरीके से ये स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूविन पोर्टल के बारे में। जब कोविड था तो कोविड के समय पे कोविन पोर्टल को लॉन्च किया गया था। आई होप सभी ने डाउनलोड किया होगा उस समय पे, जहां से हम अगर ट्रेवलिंग करनी है हमको तो हम सर्टिफिकेशन वहां से इशू करते थे, करेक्ट है। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोविड-19 वैक्सीन मैनेजमेंट करने के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया था जिसका नाम है कोविन। सिमिलर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूविन सिस्टम के बारे में। तो ये जो यूविन पोर्टल है ये बेसिकली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया था। अभी हम इस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। फिलहाल न्यूज में इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है कि पैन इंडिया रोल आउट ऑफ यूविन पोर्टल सून। यूविन पोर्टल जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और आपके वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड को ये मेंटेन करेगा, इसको पूरे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा कब? अगस्त तक। The Uvin portal is likely to be launched pan India in August end। ये बात यहाँ पे कही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री फॉर रूटीन इम्यूनाइजेशन फॉर प्रेग्नेंट वीमेन एंड चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर जिससे एक डेटाबेस रहे कि हमारे देश की जितनी भी प्रेग्नेंट वीमेन है और जो भी बच्चे जिनकी एज 6 साल से कम है उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं, एक रजिस्ट्री और एक रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके। इससे फायदे क्या होंगे और अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, क्या प्रॉब्लम है एग्जिस्टिंग सिस्टम में। तो एट प्रेजेंट वैक्सीनेशन कि जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड होता है अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वो मैन्युअली होता है, हैंड रिटन होता है, तो सम टाइम रह जाता है या प्रॉपर रिकॉर्ड मिसिंग हो जाते हैं। डुप्लीकेशन के चांसेस भी यहाँ पे ज्यादा होते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात, यहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ड्राइव है जिसके अंदर आपको 5 इंजेक्शंस लगने हैं और एक इंजेक्शन लगा, दूसरा लगा और फिर तीसरा स्किप हो गया, फिर चौथा स्किप हो गया, लास्ट वाला लग गया। मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर रूटीन नहीं बन पाता क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लोगों को ट्रैक नहीं कर सकते कि किसका प्रॉपर वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो मल्टीपल वैक्सीनेशन और डोजेस के लिए यहाँ पे मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। ये इसकी एक प्रॉब्लम थी, मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम की प्रॉब्लम है। अनदर मेजर इशू इज दैट इम्यूनाइजेशन एट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड। अगर कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीनेशन किया है, बीसीजी का इंजेक्शन लगवा लिया है, तो कहीं रिकॉर्ड नहीं था कि इस बच्चे को इंजेक्शन लगा है कि नहीं है। तो ये अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी और इसलिए यहाँ पे यूविन पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो यूविन पोर्टल में क्या है, आपके आभा आईडी के साथ आपके हेल्थ अकाउंट को लिंक कर दिया जाता है। फॉर प्रेग्नेंट वीमेन एंड चिल्ड्रन एंड वैक्सीन एक्नॉलेजमेंट एंड इम्यूनाइजेशन कार्ड लिंक टू द आभा आईडी। ठीक है, ये जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे जब आभा आईडी से आपने लिंक कर दिया तो आप हर एक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में इसको मॉनिटर किया जाएगा। एक कॉमन डेटाबेस बन जाएगा जिससे आप ट्रैक कर सकते हो वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरीज को।
जिससे आपकी बेटर ट्रैकिंग होगी, किसको कितनी वैक्सीन हुई है उसका भी एक रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से, इसके अलावा इस यूविन पोर्टल से फॉर एग्जांपल किसी ने लॉगिन किया, रजिस्ट्री किया, तो यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अगले सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि 15 दिन बाद, 1 महीने बाद अगली वैक्सीन कब लगनी, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग हो जाएगी, तो किसी की कोई भी जो वैक्सीन है वो स्किप नहीं हो पाएगी। तो ये इसके कुछ फायदे होंगे। अब यहाँ पे बार बार बात हो रही है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। तो ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया था 1985 में, 1985 में। इसमें 12 बीमारी, 12 डिसीज के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है, जैसे कि बीसीजी जैसे कई सारी बीमारियां इसमें कवर है। तो 12 डिसीज के लिए यहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाता है अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में कि कितना इम्यूनाइजेशन हुआ है, कितने लोग वैक्सीनेट हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21, यही आपका लास्ट सर्वे है, तो आपको डेटा इसका ही याद रखना है। जब नया सर्वे होगा तो नया डेटा आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम बात करते हैं ना कि 2011 की सेंसस है, वैसे ये सर्वे है। अगर बात करते हैं फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर चिल्ड्रन एज 12 to 23 months has increased to 76.4% from 62%। तो यहाँ पे जो 4th नंबर का सर्वे हुआ था और अब 5th नंबर का जो सर्वे है, इनके बीच में डिफरेंस है। जो वैक्सीनेशन है वो इंक्रीज हुआ है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के कारण कवरेज इंक्रीज हुआ है, कितना, 76.4%। बात करते हैं स्टेट विद हाई फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, जहां पे सबसे ज्यादा इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो कौन से स्टेट है, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड हिमाचल प्रदेश। वहीं अगर हम लोवेस्ट की बात करेंगे तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आपको मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो यहां से आपके अदर स्टैटिक क्वेश्चन बन गए। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है जब यूविन पोर्टल को लॉन्च किया था। अभी तो पैन इंडिया में रोल आउट करने की बात हो रही है, लेकिन जब इसको लॉन्च किया गया था उस समय इस क्वेश्चन को पूछा गया था यूपीएससी ने। चलो आंसर करो। विथ रेफरेंस टू यूविन पोर्टल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है The UWIN portal is an initiative by the Indian government to provide a unified platform for the vaccination tracking. Okay. It aimed to integrate vaccination record for both children and adult. The portal provide real-time data on vaccine availability and distribution across the India. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये यूविन पोर्टल ना ये सब कुछ करता है, मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट यूविन के रिगार्डिंग बिल्कुल सही है, 1, 2 and 3, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है सेंटर डिनाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू बिहार। लंबे समय से बिहार रिक्वेस्ट कर रहा है, जब से बिहार सेपरेट हुआ है झारखंड से तब से ही वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि बिहार स्टेट को स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में रखा जाए। एंड रिसेंटली ऑल पार्टी मीटिंग में इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। रिसेंटली द सेंट्रल रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर बिहार ड्यूरिंग द ऑल पार्टी मीटिंग। ठीक है, बिहार क्या, इन्होंने कहा है कि हम किसी भी स्टेट को स्पेशल मतलब किसी भी नए स्टेट को हम स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ऐसा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है। नो न्यू स्टेट आर बीइंग अवॉर्डेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एट प्रेजेंट एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अकोमोडेट सच क्लासिफिकेशन। बिहार राज्य ने डिमांड की थी कि हमें स्पेशल स्टेट स्टेटस दिया जाए और स्पेशल हमें फाइनेंशियल पैकेज भी दिया जाए। ये डिमांड बिहार राज्य की उठ रही थी। आखिरकार ये स्टेटस होता क्या है, इससे फायदा क्या होता है? तो स्पेशल स्टेटस जो कैटेगरी वाले स्टेट है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, एडिशनल फाइनेंशियल पैकेज प्रोवाइड करती है उनके सोशियो इकोनॉमी मतलब जो सोशियो इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ऐसे राज्यों को फायदा दिया जाता है। द क्लासिफिकेशन वॉज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 5th फाइनेंस कमीशन। तो 5th फाइनेंस कमीशन 1969 में बना था एंड 5th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ये क्लासिफिकेशन किया गया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। ठीक है, स्पेशल स्टेटस कैटेगरी इज अ क्लासिफिकेशन गिवन बाय द सेंटर टू असिस्ट डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट दैट फेस जियोग्राफिकली एंड सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। उनको हम यहाँ पे फायदा देते हैं। ठीक है, पहली बार जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड नागालैंड
इन 3 राज्यों को, और अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो इन लोगों को 1969 में स्पेशल स्टेटस दिया गया था। अगर आप इस मैप में देख पा रहे होगे तो जनरली जो आपके बॉर्डर एरिया है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वही आपके स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है कि हिली टेरेन होना चाहिए। ठीक है, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए, लो डेंसिटी, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस हो, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है, ऐसे स्टेट जो कि बॉर्डर के साथ शेयर होते हैं। ठीक है, केवल उन्हीं राज्यों को हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में रखते हैं। तो यही बस राज्य है जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में, इसके अलावा कोई और राज्य आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, अब कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है विच इज गार्डगिल फॉर्मूला। तो यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए जो डिस्कशन किया जा रहा था बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हो रही थी 1969 में, और इस दौरान एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड कर रहे थे DR गार्डगिल। तो यहाँ पे जो गार्डगिल कमेटी ने एक फॉर्मूला प्रपोज किया किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सेंट्रल असिस्ट करेगा स्टेट को। ठीक है, before this there was no dedicated formula for fund allocation and the grants were allocate based on the individual scheme। इसके पहले ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था कि कितना फंड या कितना असिस्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। तो फाइनली ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इन्होंने अप्रूव कर दिया था गार्डगिल फॉर्मूला। सो गार्डगिल फॉर्मूला में कहा गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यहाँ पे 30% टोटल फंड का 30% किसको जाएगा, सेंट्रल असिस्ट करेगी आपके जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले राज्य हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स होती हैं उसमें भी 90:10 का परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। तो फंडिंग रेशियो क्या होता है, यहाँ पे 90:10 का रेशियो आपको इन राज्यों में देखने को जनरली मिलता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा ना यार, ये जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है तो बाकी सारे स्टेट को 60:40 के रेशियो में कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल राज्य होते हैं जिनको 90:10 के रेशियो में ये फंड दिया जाता है। ठीक है, पैरामीटर क्या थे यहाँ पे गार्डगिल फॉर्मूला के, तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए थे, हिली टेरेन होना चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा हो, फिर आपका यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, बॉर्डर के साथ आपका जो राज्य है वो शेयर होता हो, इकोनॉमी बैकवर्डनेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। चलिए, अब जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे बात हो ही रही है तो यहां पर हम बात कर लेते हैं मिजोरम के बारे में। अच्छा, आप इस मैप को देखिए, यहां पर ये है मिजोरम। ठीक है, और ये मिजोरम की कैपिटल है विच इज आइजॉल, और मिजोरम की कैपिटल से कुछ दूरी पर एक शहर है जिसका नाम है सायरंग। तो सायरंग तक आपको रेलवे लाइन देखने को मिलती है, लेकिन आइजॉल तक रेलवे लाइन नहीं थी। तो यहाँ पे जो सायरंग से लेकर आइजॉल तक रेल कनेक्टिविटी को तैयार किया जाएगा। ठीक है, और इसी पर डिस्कशन हो रहा है। तो मिजोरम्स कैपिटल आइजॉल टू बिकम द 4th कैपिटल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू गेन रेलवे कनेक्टिविटी। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 4थे नंबर का कैपिटल बन जाएगा आइजॉल, जिसके पास रेलवे कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, प्रॉपर नहीं है। जैसे कि असम का जो कैपिटल है गुवाहाटी, वहां तक रेल कनेक्टिविटी है। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, यहां तक भी आपको रेल कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और सिमिलर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, यहां पर भी रेल कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो चुकी है। एंड 4th नंबर पे आ जाएगा मिजोरम की कैपिटल आइजॉल, जहां तक रेल कनेक्टिविटी को रेडी किया जाएगा। और कौन रेडी करेगा यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। यहाँ पे जो 1 सेकेंड देखो, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लगभग 52 किलोमीटर का है। एंड ये जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रॉड गेज डाली जाएगी सायरंग से आइजॉल तक, और आइजॉल जो कैपिटल है वो प्रॉपर्ली कनेक्ट हो जाएगी रेलवे नेटवर्क से। ठीक है, और ये 4th नंबर की कैपिटल बन जाएगी। और ट्रेन सर्विस स्टार्ट होगी बाय जुलाई 2025। ट्रेन सर्विस जुलाई 2025 तक चालू हो जाएगी। ठीक है, इस पूरे रेलवे लाइन का नाम क्या रखा गया है,
वैरबी सेरंग न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, जिसको शुरू किया गया था 2008-9 में सैंक्शन किया गया था, लगभग 51.38 किलोमीटर का है और इसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो 8,000 करोड़ रुपीस की कॉस्टिंग आएगी, जिससे आपका ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इस रेलवे नेटवर्क को बनाने का काम करेगा। चलिए अगला राज्य देख लेते हैं, झारखंड। झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने एक न्यू स्कीम बेसिकली लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। ठीक है, बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किसने लॉन्च की है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉन्च की है। एक्चुअली यहाँ पे एक था कार्यक्रम जिसका नाम है आपकी सरकार आपके द्वार प्रोग्राम। तो आपकी सरकार आपके द्वार प्रोग्राम के अंदर क्या था, यहाँ पे जो एलिजिबल फीमेल्स थी उनको एवरी मंथ, हर महीने 1,000 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा जिनकी एज 21 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स के बीच में आती है, और ऐसी फीमेल्स जो कि पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड होल्डर है तो उनको 1,000 रुपीज यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम है, इसी स्कीम का नाम मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना है, जिसमें 1,000 रुपए हर महीने झारखंड की महिलाओं को दिए जाएंगे जिनकी एज 21 से लेकर 50 ईयर्स के बीच में है और जो बीपीएल कार्ड होल्डर है। इसके कारण एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्स्ट्रा जो खर्चा होगा झारखंड का, वो 400 करोड़ रुपीस पर मंथ होगा। कितना होगा? 400 करोड़ रुपए पर मंथ। ठीक है, ये बात यहां पर मेंशन की गई है। चलिए अब गुजरात स्टेट ने भी एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है श्रमिक वसेरा स्कीम फॉर लेबरर्स। यहाँ पर आपने देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो जैसे कि कोविड था, कोविड में कितने सारे वर्कर्स थे अपने अपने गांव लौट गए थे। जब भी मेट्रो शहरों में देखा जाए या अलग अलग शहरों में आपको कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर आते हैं, लेबरर्स होते हैं, और आजकल जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है थोड़ा ज्यादा हो गई है और लेबरर्स को मिलता भी तो बहुत कम पेमेंट है, तो अगर वो रहने में खर्चा कर देंगे, रेंट देने में खर्चा कर देंगे तो बचाएंगे क्या? तो इसलिए यहाँ पर श्रमिक वसेरा स्कीम को लॉन्च किया गया है और इसमें जो लेबरर्स है, जो वर्कर्स है, वो 5 रुपए प्रतिदिन में इन हाउसेज में रह सकते हैं। तो एक हाउसिंग फैसिलिटी बेसिकली प्रोवाइड की जाएगी 5 रुपए प्रतिदिन में। तो सीएम भूपेंद्र यादव लॉन्च द श्रमिक वसेरा स्कीम to offer temporary housing to 15,000 construction worker at a cost of 5 rupees per day। इसके लिए 17 हाउसिंग स्ट्रक्चर्स को बनाया जाएगा और ये 17 हाउसिंग स्ट्रक्चर से कहां पे बनाए जाएंगे? अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा एंड राजकोट सिटी में। ठीक है, और जब ये तैयार हो जाएंगे तो तैयार होने के बाद ये 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर को एक हाउसिंग फैसिलिटी टेम्पररी बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे 5 रुपए प्रतिदिन में। इसके लिए कॉस्टिंग कितनी आएगी? 1,500 करोड़ रुपीस यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेगी, स्पेंड करेगी। एलिजिबल कौन होंगे? तो यहाँ पे जो डेली लेबरर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो कि यहाँ पे फाइनेंशियली अनस्टेबल है, वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे और टोटल 15,000 ऐसे लोगों को हाउसिंग फैसिलिटी टेम्पररी बेसिस पे 5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दी जाएगी। इस तरीके से गुजरात गवर्नमेंट ने भी स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट बात करेंगे अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू है, और हमें पता है जो COP29 मीटिंग होगी तो COP29 मीटिंग कहां पर होगी? नवंबर के मंथ में होगी अजरबैजान में, और इसलिए अजरबैजान ने यहाँ पर एक नया फंड क्रिएट किया है जिसका नाम है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। तो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा अजरबैजान ने। अजरबैजान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये COP29 मीटिंग को होस्ट करने वाला है नवंबर के मंथ में। ठीक है, ये मुख्तार बावयेव है जो कि COP29 के प्रेसिडेंट होंगे, मतलब मीटिंग को होस्ट करेंगे आने वाले समय में नवंबर के मंथ में। अब इस फंड का पर्पस क्या है? बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर्स है, जो फॉसिल फ्यूल को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी कंट्रीज फंडिंग करेंगी, ऐसी कंट्रीज एनुअली फंड करेंगी टू सपोर्ट ग्रीन प्रोजेक्ट एंड हेल्प नेशंस मीट द 1.50 डिग्री टारगेट। हम चाहते हैं ना कि हमारे अर्थ का जो एनुअल आपका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो, तो इसको मेंटेन करने में
और जो आपके ग्रीन प्रोजेक्ट्स है और जो आपके लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने के लिए ये फंड तैयार किया गया है जिसका नाम है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। और इस पे फंडिंग कहां से आएगी? फंडिंग वो कंट्रीज करेंगी जो फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा है कि क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड एम्स टू मोबिलाइज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर with Azerbaijan as the founding contributor. It planned to attract $1 billion and secure at least 10 contributing countries. फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो ये जो 50% फंड है ये क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट होगा। रिमेनिंग जो फंड है उसका 20% जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, आपको रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड करना है साइक्लोन के कारण, अर्थक्वेक के कारण, तो 20% खर्चा वहां पर होगा। एंड रिमेनिंग जो फंड है वो यूज किया जाएगा नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन की तरह। तो इस तरीके से ये फंड अलॉटमेंट किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। और इन्होंने रिसेंटली रेसलर फॉर ग्लोरी इनिशिएटिव लॉन्च किया है अंडर द CSR, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव। ठीक है, अब यहाँ पे रेसलर फॉर ग्लोरी क्या है? तो रेसलर फॉर ग्लोरी इनिशिएटिव के लिए इंडसइंड बैंक ने साइन की है या पार्टनरशिप की है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से। इसमें 50 फीमेल है जो कि एथलीट है, रेसलर्स है, उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और ये ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा? इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। और इसके लिए जो पूरा फंडिंग होगा, स्कॉलरशिप होगा, वो कौन देगा? इंडसइंड बैंक देगा अंडर द CSR। इंडसइंड बैंक का फॉर्मेशन 1994 में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और SP हिंदुजा आपको फाउंडर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रिपेयर रेमेसिस मिशन टू स्टडी एस्ट्रॉइड एपोफिस। अब यहां पर अगर आप देखोगे मैप में, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है हमारा अर्थ। और यहाँ पर जनरली ये जो ये मून का आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको एक एस्ट्रॉइड देखने को मिल रहा है विच इज एपोफिस। और एपोफिस जो एस्ट्रॉइड है वो आप देखोगे कि 2029 में 13 अप्रैल 2029 में इंडिया के सबसे ज्यादा नजदीक होगा, काफी क्लोज होगा। और इसका जो डिस्टेंस होगा वो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो तो 32,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये एस्ट्रॉइड होगा। ये बहुत ही रेयर इंसिडेंट है, लगभग 5 से 10,000 सालों में एक बार ऐसी घटना होती है। तो इस समय इस एस्ट्रॉइड की स्टडी करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक मिशन लॉन्च कर रही है जिसका नाम क्या है? रेमेसिस मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो रेमेसिस का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी मिशन। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? एस्ट्रॉइड एपोफिस की स्टडी करना जो कि अर्थ के क्लोज होगा कब? 30 अप्रैल 2029 को। और डिस्टेंस कितनी होगी? लगभग 32,000 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। ये जो एपोफिस एस्ट्रॉइड है ये आपका 375 मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मिशन आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट है, ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से लिंक है। हम बात कर रहे हैं परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में। सो परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? That has recently received approval from steering committee on greenfield airport। तो ये एयरपोर्ट कहां पर है जिसको रिसेंटली अप्रूवल मिल गया है कंस्ट्रक्शन करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में मिल जाएगा, ऑप्शन ए। तो स्टीयरिंग कमेटी ऑन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ने रिसेंटली यहां पर परमिशन दे दी है, क्लियरेंस दे दिया है साइट्स का। किसको? तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। और यहां पर कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को रेडी किया जाएगा जिसकी टोटल कॉस्टिंग लगभग 20,000 करोड़ रुपए आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर टूरिस्ट व्हीकल टू कैरी गार्बेज बैग। यहाँ पे वो कौन सा राज्य है जिसने मैंडेटरी कर दिया है कि हमारे राज्य में जो टूरिस्ट आएंगे वो अपने साथ गार्बेज बैग को लेकर आएंगे और कचरा यहाँ वहां नहीं फेंकेंगे, जो भी कचरा है, जो भी गार्बेज है वो अपने उस बैग में रखेंगे। ठीक है, तो ये किसने कहा है? सिक्किम ने कहा है, ऑप्शन डी। सिक्किम नाउ रिक्वायर ऑल टूरिस्ट व्हीकल टू कैरी अ लार्ज गार्बेज बैग टू प्रोटेक्ट इट्स डेलिकेट हिमालयन इकोलॉजी। ये बात इन्होंने यहां पर कही है। नेक्स्ट है शिक्षा सप्ताह। तो शिक्षा सप्ताह रिसेंटली ऑब्जर्व किया जा रहा है
बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी, स्कूल एंड लिटरेसी, क्योंकि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी हम 4th एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो कब से कब तक शिक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है? तो 22 जुलाई से 28 जुलाई तक। अगेन एक और स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से लिंक हो रहा है। अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो रिसेंटली न्यूज में है, ये कहां पर या किस कंट्री में लोकेटेड है? भूटान, नेपाल, इंडिया या म्यांमार? तो अगर आपको पता होगा कि कर्नाली रिवर कहां पे बहती है तो आप आंसर निकाल लोगे। आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। न्यूज में क्यों है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड मतलब इरडा विल इन्वेस्ट 290 करोड़ रुपीस, 290 करोड़ रुपीस यहां पर इन्वेस्ट करेगा इरडा 900 मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में, जो कि नेपाल में आपको देखने को मिल जाएगा कर्नाली रिवर पर। अटल इनोवेशन मिशन एंड ब्लैंक साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट टूवर्ड्स बिल्डिंग ज्वाइंट इनोवेशन प्रोग्राम इन ग्लोबल साउथ। तो रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में इस तरीके का एग्रीमेंट साइन हुआ है। ऑप्शन ए। विच कंपनी विल सेट अप 2 वेस्ट टू ग्रीन चारकोल प्लांट गुरुग्राम एंड फरीदाबाद। तो गुरुग्राम एंड फरीदाबाद में 2 चारकोल प्लांट कौन सेटअप करेगा? तो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड इसको सेटअप करेगी। रिसेंटली हमने करंट अफेयर्स में ये न्यूज को कवर किया था। Who has been elected as the president of Institute of Cost Accountants of India for 24-25 period? कौन बन गए हैं? विभूति भूषण नायक। ऑप्शन डी। Which country has recently unveiled the world first high speed carbon fiber train? किसने इसको लॉन्च किया है? अभी रिसेंटली चाइना ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी। चलिए, रिसेंटली scientists from which country have developed a robot face with living skin? रोबोट फेस विथ लिविंग स्किन किसने तैयार किया है? तो ये जापान ने तैयार किया है। ये जो रोबोट है वो किसने तैयार किया है? जापान ने तैयार किया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन जुलाई 2024 इंडियन क्रिकेटर ब्लैंक हैज साइंड एन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग पैक्ट विथ फैन कोट शॉप, मतलब अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं फैन कोट शॉप, द ऑनलाइन मर्चेंडाइज स्टोर ऑफ ड्रीम स्पोर्ट्स ओन फैन कोट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है उनका नाम क्या है, उस क्रिकेटर का नाम क्या है जो अपना नया ब्रांड लॉन्च कर रहा है जिसमें टी शर्ट, जैकेट्स और ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। फैन कोट शॉप के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। आंसर हो जाएगा हार्दिक पांड्या। सो हार्दिक पांड्या टीम अप विथ फैन कोट शॉप टू लॉन्च हिज ब्रांड। ठीक है, डन। चलिए, अगले पर्सन यहाँ पे है क्रिस्टीन माइकल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो क्रिस्टीन माइकल रिसेंटली किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ये आपकी बाल्टिक कंट्री है। तो बाल्टिक कंट्री में आपको मिल जाएगा एस्टोनिया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो मैप में देख सकते हो, ये एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये आपके बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, इसलिए इनको बाल्टिक कंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, एस्टोनिया रशिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। एस्टोनिया की जो करेंसी है वो यूरो है और एस्टोनिया की जो कैपिटल है उसका नाम है टैलिन। ओके। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंडी मुरे हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस टूर्नामेंट। यहाँ पे जो पेरिस ओलंपिक्स है, पेरिस ओलंपिक्स के बाद इन्होंने कहा है कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। पूछा जा रहा है ये जो टेनिस प्लेयर है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा यूके। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? यूके से। एंडी मुरे हु बिकम द फर्स्ट मैन टू विन 2 सिंगल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक। इन्होंने 2012 और 2016 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, यूके से बिलोंग करते हैं, टेनिस प्लेयर है, रिटायरमेंट अनाउंस किया है। अब यहाँ पे कुछ और प्लेयर की एक छोटी सी लिस्ट है जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया, जैसे कि पीआर श्रीजेश के बारे में कल के वीडियो में डिस्कस किया था। इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है और इन्होंने भी कहा है कि पेरिस ओलंपिक के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। ठीक है, तो आप इस लिस्ट को याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि जनवरी से लेकर जून 2024 तक जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बनाए थे इन सब की पीडीएफ इस ई बुक में मिल जाएगी। ये आपकी 6 मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है जिसमें अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडेक्स, रिपोर्ट्स, बुक ऑथर, स्पोर्ट्स न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज
और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस। ओके, मैं यूकी बाम्बरी, रिसेंटली इन्होंने एल्बेनो ओलिबेटी ऑफ फ्रांस के साथ मिलकर डबल टाइटल जीता है। ये कौन सा डबल टाइटल जीता है? तो इन्होंने स्विस ओपन डबल टाइटल रिसेंटली जीता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज बीन अलोकेटेड फॉर द खेलो इंडिया इनिशिएटिव इन द यूनियन बजट? तो यहाँ पे खेलो इंडिया इनिशिएटिव के लिए बजट रखा गया है 900 करोड़ रुपीस। कितना है? ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए 3442 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, जिसमें से 900 करोड़ रुपीस खेलो इंडिया इनिशिएटिव के लिए है। और खेलो इंडिया इनिशिएटिव 2018 में स्टार्ट हुआ था। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और एक इंपॉर्टेंट स्कीम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, मुद्रा स्कीम की जो मैक्सिमम लोन लिमिट है उसको कितना कर दिया गया है? 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 22 लाख? जो भी आंसर आप कमेंट में बताइएगा। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, जहां पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाती है। पूजा जैन CA 247 आप सर्च कर सकते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।